नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव धाकड़ और मैं मेरे चैनल केशव सॉल्यूशन में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं एक नई चीज़ लेके आया हूं आपके सामने, नए क्वेश्चन, वो भी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा वीडियो क्वेश्चन सेट पे डिपेंड है, पूरा प्रैक्टिस सेट है इसमें। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी में, वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो इस पूरी वीडियो में अपन इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। रमन, रोहित और राजा हिस्सेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। रमन कुछ हिस्से का 1/4, यहाँ पे हिस्सा है, रमन कुछ हिस्से का 1/4वें हिस्से का निवेश करता है और रोहित कुछ के 1/3वें हिस्से का निवेश करता है। रमन, रोहित और राजा के लाभ का क्रमशः अनुपात अपने को निकालना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अपने को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रमन का कुछ हिस्सा, रमन कुछ का 1/4वें हिस्से का निवेश करता है और रोहित 1/3वें हिस्से का निवेश करता है। तो राजा, रमन और रोहित में अपने को अनुपात निकालना है। तो दोस्तों 1/4वें हिस्सा और 1/3वां हिस्सा, तो टोटल हिस्सा कितना मान लिया अपन ने, 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, इनका मैंने एलसीएम ले लिया। तो इसका एलसीएम आया दोस्तों 12। तो मुझे पता पड़ गया 12 में से 1/4 मतलब 3 हिस्सा रमन का है। रमन का हिस्सा कितना है दोस्तों, 3, और 1/4वें हिस्से टोटल का, और रोहित का हिस्सा 1/3वां हिस्सा है। तो रोहित का क्या हो जाएगा, 1/3, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और अपने को राजा का हिस्सा निकालना है। तो राजा का हिस्सा क्या हो जाएगा, जब टोटल हिस्सा 12 था, रमन का हिस्सा 3 है और रोहित का हिस्सा 4 है, 4 और 3 7, तो 5 हिस्सा इसका हो जाएगा। तो इनके लाभ में अनुपात कितने का जाएगा दोस्तों, लाभ में अनुपात आ जाएगा रमन अनुपात रोहित अनुपात राजा। इनमें अनुपात कितने का जाएगा, रमन का 3, रोहित का 4 और राजा का 5। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैंने इसको सॉल्व किया है। देखते हैं अपन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें रुपये 200 किलोग्राम पर केजी, मतलब 200 रुपये पर केजी की लागत चीनी को 140 रुपये पर केजी की लागत वाली चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए। तो मिला रहा है, इसमें मिश्रण का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ताकि मिश्रित चीनी को 200 रुपये पर केजी पर बेचा जाए तो वह 25% का लाभ दे। तो इस पे अपन बेच रहे हैं और खरीदी कितनी है, खरीद कितनी है, 200 रुपये पर केजी की खरीद है और एक और चीनी है 140 रुपये पर केजी की। इस पे अपन ने इसको खरीदा है और टोटल मिश्रण को बेच रहे हैं अपन 200 केजी पे। तो इनका क्रय मूल्य, इनका क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे मिश्रण का यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो इसका अपने को विक्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। तो कैसे अपन इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, 200 पे मतलब बेचा है, इसमें लाभ ऐड है, तो इसका क्रय मूल्य कितने का होगा, तो 100 पे 125 निकाल देंगे अपन इसका। तो 25 8 200, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो 160 इसका क्या आ जाएगा, मिश्रण का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया, 160 मिश्रण का क्रय मूल्य। अब मुझे इसमें वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, 200 140 और जो इन दोनों को मिक्सचर करने के बाद जो मूल्य आया मिश्रण का वो 160 आया। तो इसको मैं इस मेथड से सॉल्व कर दूंगा। ये अपना मिश्रण वाली मेथड है, मिक्सचर और एलिगेशन वाली। 200 में से 160 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 40 बचेगा, और 160 में से 40 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो इन दोनों में अनुपात कितने का जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2:4 और 1:2 का इनमें अनुपात आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1:2। तो ये क्वेश्चन का आंसर 1:2 है। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन पहले, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। राहुल और उनकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ये है करंट एज। करंट एज का जो रेशो है, करंट एज का रेशो कितने का, राहुल और सिस्टर का करंट एज का रेशो कितने का है, 3:4। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था, यहाँ 13 था, यहाँ 19 था। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु का अनुपात ये था और ये 10 साल पहले, मतलब 10 साल माइनस करने के बाद ये अनुपात आया। तो इनका जो अंतर है, मैंने बताया था एज में, किसी की भी एज में अंतर जो रहता है वो 10 साल बाद भी उतना ही रहता है। तो इनकी आयु में अंतर कितने का है, 1 वर्ष का। यहाँ पे आयु में अंतर कितने का है, देखो कितने का आ जाएगा, 7 का अंतर आ जाएगा, 7 का ही आएगा ना, 6 का आएगा, 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है। मुझे इस इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो कितना जाएगा, 6 × 18, 6 × 24 और यहाँ 13:19, मतलब यहाँ पे अंतर 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी में कर दिया। अब मुझे पता है पहले 18 थी, 10 साल पहले, वर्तमान में 18 है, और 10 साल पहले कितनी रह गई, 13 रह गई। तो कम कितनी हुई है ये, यहाँ पे 18 थी, यहाँ पे 13 रह गई, 5 कम हुई है। ये कम जो 5 हुई है वही तो किसके बराबर है, 10 साल के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो मुझे किसकी आयु बताना, वर्तमान में राहुल की आयु। तो इसमें राहुल की वर्तमान आयु 18 है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, 18 दूनी 36। तो दोस्तों इसका आंसर कितना जाएगा, 36 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन पहले। एक सेना की चयन प्रक्रिया, और दोस्तों एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ना चाहिए ताकि गलत आप कंसेप्ट को नहीं समझ लें। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्ज़ाम में भी। एक सेना की चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवार का गैर चयनित उम्मीदवार से अनुपात 6:1 था। चयनित और गैर चयनित, यदि 30 कम आवेदन किए जाते, मतलब 30 कम आवेदन कर रहे हैं तो इसमें चयनित उम्मीदवार भी हैं और जिनका चयन नहीं हुआ वो भी है इसमें किए जाते, तो 10 कम का चयन किया जाता। मतलब 10 कम का चयन किया जाता, तो 30 में से 10 का चयन हो गया, तो 20 का क्या हुआ, चयन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 का चयन नहीं हुआ। ठीक है, तो चयनित उम्मीदवार का गैर चयनित उम्मीदवार से अनुपात इतना होता। चयन प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो दोस्तों चयनित उम्मीदवारों और गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात कितना है दोस्तों, 6:1। तो मैंने मान लिया 6x, जिसमें से चयनित उम्मीदवार कितने हो गए, 6x। इसमें से क्या हुआ है, 10 कम चयन हुए और 1x में से क्या हुआ, 20 कम चयन हुए। तो इनका अनुपात कितना होगा, 7:1 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है, और 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 7x, 7 दूनी 14 हो गए। अब क्या करूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, इसको इधर, तो x बराबर से कितना आ जाएगा, x बराबर से आ जाएगा दोस्तों 130। 130 आ गया। तो चयन प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था ये निकालना है। तो मुझे कितनी 6x और 1x, 7x की वैल्यू निकालना है। 1x की वैल्यू 130, तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की 7 चौके 28, 7 और 2 9, तो 980 उम्मीदवारों ने इसमें क्या लिया था, हिस्सेदारी ली थी। तो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और इसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बताया। यहाँ पे 30 चीज़ को समझना, 30 कम जो आवेदन किए थे उसमें चयनित भी थे और अचयनित उम्मीदवार जिनका चयन नहीं हुआ वो भी थे। इस चीज़ को समझना ज़रूरी था, नहीं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो दोस्तों अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। 3 क्रिकेट टीम ए, बी और सी में खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि तीनों टीम ए, बी और सी में से प्रत्येक के लिए प्रति खिलाड़ी बनाए गए रनों का अनुपात इतना है, तो सामूहिक रूप से सभी
तीनों टीमों में से प्रति खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना कि क्या इसमें हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहले तो खिलाड़ियों की संख्या इतनी है और प्रत्येक के लिए प्रति खिलाड़ी बनाए गए रनों की संख्या इतनी है। तो टोटल रन निकाल लूँगा मैं। टोटल रन कैसे निकालूंगा, खिलाड़ियों का अनुपात कितना दे रखा है, खिलाड़ियों का अनुपात दे रखा है 2:5:3 और रनों का अनुपात प्रत्येक खिलाड़ी, ये प्रत्येक खिलाड़ी रनों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 30:17:25 का। तो टोटल रन निकाल लूँगा मैं खिलाड़ी का। जब एक खिलाड़ी 30 बना रहा है तो यहाँ पे 2 खिलाड़ी हैं तो 2 कितने बनाएंगे, 60 बनाएंगे। यहाँ पे 5 है तो 5×7 35, 5 और 3 8, 17×5 85, 25×3 75। तो इतने रन हो गए, इनको जोड़ देंगे 60, 85, 75 को जोड़ दो, 5×5 10, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, मतलब 220 तो टोटल रन हो गए। और खिलाड़ी कितने थे, खिलाड़ी थे 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो 10 से ये कट गया तो मतलब क्या आ गया इनका, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या कितनी है, तो मतलब 22 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलो दोस्तों अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अपना तीसरा या चौथा जितना भी आगे का क्वेश्चन का मैं गिन नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं और प्रैक्टिस सेट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। और आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों। तो देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंक 5:7 के अनुपात में है। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक प्राप्त हुए होते तो उसका इतिहास में कितने अंक हैं। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक प्राप्त हुए होते, तो देखो इतिहास, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इनका रेशियो कितना है ये आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं पड़ेगा। हिस्ट्री और जियोग्राफी नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं तो समझाने के तौर पे मैं आपको इतना बता रहा हूँ। फिर बोला कि यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो ये है हिस्ट्री के अंक और ये है जियोग्राफी के अंक। हिस्ट्री से जियोग्राफी कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो जो 2 अधिक है वही तो 14 के अंक के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 7 के। तो उसके इतिहास में हिस्ट्री में कितने अंक है, तो 5 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×5 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 9:5 अनुपात की प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 4:3 के समांतर हो जाए। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है पूरे मैथ का ही मानो, बहुत सिंपल है। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कुछ नहीं मिल सकता। अनुपात कितने का था, 9:5 की अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह, तो पहले 9 था, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। और ये क्या था, 5 था, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, प्रत्येक पद में जोड़ रहे हैं अपन x। अनुपात कितने को है ये, तो 9 3 27, 3x, 4×5 20, 4 है। तो x बराबर से क्या जाएगा, 7। तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, 7 जोड़ा जाना चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी की आय का अनुपात 4:5:6 के अनुपात में है। तो इनकम ए, बी और सी, इनकम क्या है इनकी, इनकम है 4, 5 और 6 के अनुपात में। और इनके व्यय का अनुपात कितना है, 2, 3, 4, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितने का है, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि बी की बचत उसकी आय का 1/3 है, बचत मतलब सेविंग, तो यदि बी की बचत उसकी आय का, बी की जो इनकम है
बी की जो सेविंग है, मतलब बी की जो सेविंग बी इनकम का कितना है, 1/3 है। तो इनकम का कितना है, 1/3 सेविंग है। तो अपन क्या देखेंगे, सेविंग का हमें रेशियो नहीं दे रखा है, तो हमें सेविंग हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी मुझे एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, जब इनकम 1/3 है, मतलब सेविंग, इनमें रेशियो कितने का है, सेविंग इनकम 3 है तो सेविंग 1, तो 2 इसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर। तो बी की जो एक्सपेंडिचर और इनकम में रेशियो 2/3 का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर में, बी की इनकम और एक्सपेंडिचर में अनुपात 5 और 3 का है, यहाँ 2 और 3 का है। एक्सपेंडिचर तो 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसका एक्सपेंडिचर है और ये इसका इनकम है। तो 2 एक्सपेंडिचर, यहाँ 3 एक्सपेंडिचर, तो इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे इनकम 3 है और यहाँ पे इनकम 5 है, तो इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तब जाके एक्सपेंडिचर पूरा अच्छे से सही होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 6 तिये 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी नहीं 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये इनमें हो जाएगा रेशियो। तो अब क्या पूछा है, तो उनकी संबंधित बचतों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो बचत कितनी है, बचत यहाँ पे 12 इसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो क्या हो जाएगा 8 इसका बचत, सेविंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेविंग कितनी आ जाएगी, 9 की, और यहाँ पे सेविंग कितनी आ जाएगी, 10 की। तो इनमें अनुपात कितने का आ जाएगा, 8, 9 और 10 का इनमें अनुपात आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन अपन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं, और ज़रूरी नहीं इनकम और जो एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन, जो आय और व्यय के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आए, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो एग्ज़ाम में इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ए की आय बी की आय का 75% है, तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4 होती है। ये आप कैलकुलेशन करके फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए आपको। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, तो जब ए की आय बी की आय की 75%, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 हो गई, तो इनकम 3 ए की और बी की इनकम 4 हो जाएगी। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 फिर से आ गई, तो इसका एक्सपेंडिचर 3 और बी का एक्सपेंडिचर 5 हो जाएगा। यदि ए की आय बी के व्यय का 80% है, मतलब ए की इनकम और बी के जो एक्सपेंडिचर है उनमें रेशियो 4 और 5 का आ गया। देखो बी का एक्सपेंडिचर 5 है, लेकिन यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर 5 ही आया है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ए की इनकम यहाँ पे 4 है, तो ए की इनकम यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 थी, इसका बी का एक्सपेंडिचर 5 ही है, तो इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनकम क्या बन जाएगी, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 3 एक्सपेंडिचर, 5 इसका बी का एक्सपेंडिचर। तो ए की बचत और बी की बचत में अनुपात कितने का होगा, ए की जब इनकम 12 एक्सपेंडिचर 3, तो बचत कितने की हो जाएगी, 9 की इस पे बचत आ जाएगी, और इस पे बचत कितने की हो जाएगी, 11 का। तो 9:11 इन दोनों में अनुपात आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 9:11 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। मैंने छोटी से छोटी चीज़ें आपको बताई है। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ये चीज़ शेयर कर दीजिएगा। और अपना घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा लॉकडाउन के समय, और दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा।